बच्चों को पता है, उत्तर प्रदेश के बच्चों को, एक एक बच्चे को पता है, पंजाब के अंदर सबको पता है, गोवा में जो होने जा रहा है सबको पता है कि भाजपा उसके वहां उन्हें अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब की बात भ्रमित सरकार, ये एक भ्रमित सरकार है, कंफ्यूज गवर्नमेंट है कि जो अपने फर्स्ट हाफ के अंदर बुलेट ट्रेन की बात कर रही थी, स्मार्ट सिटीज की बात कर रही थी, और अब अंत में आप ढाक के 3 पात, अब की बार थूक के चाटने वाली सरकार बन गई है। नरेगा के ऊपर आ गई है, उस चीज के ऊपर आ गई जो एनडीए का हमारा यूपीए का सबसे बड़ा हमारा जो महत्वाकांक्षी जो योजना थी, अंत में उसके ऊपर आ गई है। तो कुल मिला के लब्बो-लुआब बात एक है, तो कम से कम निराशा के अंदर ये सरकार है। को इसका थोड़ा तो तारीफ कर दीजिए कि आपकी नरेगा को 38,000 से 48,000 करोड़ पे लेकर के चले गए। बात यह है ना, आधार का विरोध कर रहे थे, आधार आप लोग लेकर के आए हैं, पेमेंट से जोड़ रहे हैं। मैं योगेंद्र जी आपको केवल प्रधानमंत्री जी के उस भाषण की तरफ एक बार आपको रुख करवाना चाहूंगा, जब जो आज पूरे फेसबुक पे चल रहा है, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वो चल रहा है कि जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 70 साल की बदहाली का स्मारक है ये नरेगा, और आज आप कहां पहुंच गए, अंत में आपको वहीं पहुंचना पड़ गया। तो सच्ची बात है कि अब की बार थूक के चाटने वाली सरकार, सरकार, आप ये भी तो कह सकते हैं कि सुबह का बुलाव अगर शाम को घर लौट आता है तो बुलावा नहीं माना जाता है, तो आप ये क्यों नहीं मानते? मेरे ख्याल से अगर उसमें जेटली अगर अपने बजट भाषण में ये बात कहते और उन्हें राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए थी, क्योंकि बात है कि कांग्रेस के फोकल पॉइंट पे हमेशा गरीब और किसान रहा है। बट ये जो सरकार थी अपने फर्स्ट हाफ के अंदर ये मान रही थी, क्योंकि अडानी का इसमें पैसा लगा था, अंबानी का पैसा लगा था, चलिए मैं आऊंगा आपके पास में भी। ओबलाइज करने में लगे हुए थे। पंकज जोशी साहब हमारे साथ हैं। पंकज जी, कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो सुनील जी के गले उतर रही हो? नहीं, देखिए सुनील जी के गले पे नहीं उतरेगी, क्योंकि सुनील जी को वो नहीं मिला जो कांग्रेस चाहती थी। कांग्रेस चाहती थी कहां से मिले 1,32,000 करोड़, कहां से मिले बेसिकली जो है, कहां हम खाएं, कहां हम लब में खाएं, कहां हम पाताल में खाएं, कहां हम इन चीजों को लेके जाएं। और आप देखिए उन योजनाओं के अंदर योजनाएं जो, देखिए महात्मा गांधी जी खुद ने कहा कि योजना की नीयत ठीक है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, लेकिन इन्होंने हमेशा जो है महात्मा गांधी जी कहा कि नीयत जो है खराब रखी, बाकी योजनाएं लाते रहे। तो ये जो नीयत थी ना, नीयत इनकी कुछ दूसरी थी, इसी कारण से जो सफलताएं जो थी वो 70 साल में भी नहीं मिल पाई, जो सफलताएं 5 साल में मिलनी चाहिए थी, और उनके रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसलिए जो है अब इन्होंने कहा मनरेगा स्कीम हम लेके आए। देखिए इन्होंने हर एक चीज के लिए कहा कि हम लेके आए। अरे भाई गरीब तो यही था, देश तो इसी जनता का है। हमने कहा आपकी नीयत ठीक होती तो निश्चित रूप से लोग आपको मानते, लेकिन नीयत खराब थी। और नीयत में क्या था मनरेगा में, आप देखिए कि आज तक जब से लेकर के आए कभी भी 74% से ऊपर जो है नरेगा का जो है पूरा नहीं हुआ। पहली बार 100% से ऊपर जो है आज जो है वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमने पूरे टारगेट जो है करके दिए। जहां महिलाओं की बात करते थे 48% हिस्सेदारी थी, 55% हिस्सेदारी के लिए जो बात की, आज किसी भी चीज में अब इनको लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि भाई आप देखिए चलो कोई बात नहीं, हम तो जो है 2 से उठे वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्या हो गया कि जो वहां से जहां इतने बड़ी से थे वहां नीचे की तरफ आए जा रहे हो लगातार। तो हम कह रहे हैं आप ठीक रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जो है 62 साल के अंदर आप देश को मैन्युफैक्चरिंग में कहां तक लेके आए। आज वित्त मंत्री जी ने कहा कि विश्व के अंदर जो है 6ठे पायदान पर है, हम 6ठे मैन्युफैक्चरिंग हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग देश है। आज कहां से आए भैया? ये इस देश की जनता ने बनाया, कोई सरकार थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती, लेकिन इस देश की जनता का सहयोग था, इस जनता के लोग थे, और इन लोगों ने जो है उन चीजों को किया, और आज जो है इस चीज पर है। मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं खाली इन चीजों को बोलना और पंकज जी, लेकिन मेरा एक सवाल है, पंकज जी मेरा एक सवाल है। देखिए आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जो आती है, बजट का एक थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन उसका आता है कि हां सरकार की नीयत क्या है। आपने कहा कि 7.6% तक हम जीडीपी को लेकर के जाएंगे, और उर्जित पटेल कह रहे हैं कि जीडीपी हमारी डाउन जा सकती है। एक विरोधाभासी बात है। दूसरी बात, उन्होंने एक बात कही है कि विश्व की अर्थव्यवस्था डावाडोल है, लेकिन हमारे यहां एफडीआई बढ़ी है, और दूसरा इंपोर्ट को बढ़ा करके वो इंपोर्ट में इजाफा, उन्होंने कहा है कि हमारे जो आयात है वो भी बढ़ा है। अगर हम निर्यात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा प्रोडक्शन बाहर जा रहा है, प्रोडक्शन लेकर के तो बेनिफिट कहां हो रहा है इससे? 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। जहां तक जो सीपीआई डाटा है बेसिकली, क्योंकि इकोनॉमिस्ट ज्यादा समझते हैं, जिसमें 6% इन्फ्लेशन था वो 3% पर आया। इसका मतलब 3.2, हाँ जो 3.2, हाँ चलिए, लेकिन वो लक्ष्य आप 3% का लेके चल रहे हैं। जो लक्ष्य थे उस लक्ष्य के नजदीक था। इसका मतलब यदि इनकी रेट से बढ़ती है तो आपके जो इंपोर्ट सबसे बड़ा जो लगातार आप इंपोर्टर देश हैं, कभी भी आप हायर एक्सपोर्टर नहीं रहे, इंपोर्टर हमेशा रहे। तो इंपोर्टर की जो बेसिकली वो चीजें हैं, वो आपकी जो यदि ये चीजें बढ़ती हैं, यदि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, यदि आपकी जीडीपी गिरती है, यदि लगातार आपकी पॉलिसीज में पैरालिसिस रहते हैं, तो इससे बेसिकली जो आपकी मुद्रा है उस मुद्रा का जो है अवमूल्यन होता है और मुद्राएं बढ़ती हैं। तो ये
बेसिकली मेरे से ज्यादा जो है हाँ, इसी वजह से मैं अल्पना जी के पास में आज मैं कह रहा हूं आपको कि आज भी जो है वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो हमारी बेसिकली जो इन्फ्लेशन रेट थी, जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, वो 3.2% था, उसको हमने अचीव किया। और अगले सालों के लिए जो लगातार इकोनॉमिस्ट की प्रॉब्लम थी, मैं 2-3 दिन से लगातार जो है सीएनबी से देख रहा था, मेजर जो मार्केट है हमारा इमर्जिंग मार्केट है, उसमें लगातार इस चीज की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो बेसिकली ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ड्यू टू द क्रूड प्राइसेस और ड्यू टू द बेसिकली जो फेडरल रिजर्व बढ़े हैं, उनकी रेट्स बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा वापस जाएगा और इस कारण से जो है इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन आज फिर लेकिन पंकज जी एक चिंता बढ़ा रही है, लेकिन देखिए वित्त मंत्री का ये जो बयान, नहीं मेरा एक छोटा सा वित्त मंत्री जी का जो ये बयान है, लेकिन एक आम जन की चिंता भी बढ़ा रहा है। जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस $40 के नीचे हैं, तो हम 65 से 75 रुपए तक पेट्रोल खरीद रहे हैं। जब ये 100 के पार जाएगा आंकड़ा, तो अंदाजा लगा सकते हैं क्या आकार मचेगा इंडिया में? सर मैं फिर वही कर रहा हूं ना, लेकिन इन्फ्लेशन वो देखिए, जब ये बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। हाँ। जब इन्फ्लेशन 3% की बात कर रहे हैं तो ये चीज वहीं रहेगी। देखिए मैं कह रहा हूं, आप उसको एक एक चीज को गिन के करके तो देखिए, मैं कह रहा हूं आपका समग्र रूप क्या है। इन्फ्लेशन जो है, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो है आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 3 पर रहेगा, इन्फ्लेशन 2 से 5 के बीच में रहेंगी। ये जो आंकड़े हैं, इनको मेंटेन करने की बात जो है पूरा का पूरा वित्त मंत्री जी ने कहा है, इसमें कहीं चीज नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि वो टाइम था जब 2010 से 2012 तक, जब पूरे देश के अंदर इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो फेडरल रिजर्व थे, है ना, वहां रेटें जब गिर रही थी, तब हमारे पास जो है इन्फ्लो नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद वहां रेटें बढ़ने के बाद लगातार जो है इन्फ्लो बढ़ा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं लोगों ने विश्वास किया है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर विश्वास किया है, और जो है हमारा जो इमर्जिंग मार्केट जो कैपिटल आ रही है उसके अंदर विश्वास किया है। चलिए अल्पना जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। हम जब नरेगा को लेकर के 2014-15 के बजट पे हम चर्चा कर रहे थे, तो आपने एक चिंता जाहिर की थी कि गवर्नमेंट के लिए नरेगा बहुत अच्छा है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, गांवों के लिए एक अच्छी योजना भी है, लेकिन इसमें एसेट्स बढ़ने चाहिए, केवल ये नहीं कि मिट्टी उठाओ इधर डालो, इधर से उठा के इधर डालो। अब कुछ लग रहा है कि रुख बदल रहा है इसका? आपने बिल्कुल ठीक कहा। नरेगा स्कीम वैसे अपने आप में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक अच्छी स्कीम हो सकती है, लेकिन इसको लेके सबसे बड़ी जो चिंता थी वो यही थी कि उसमें मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं थी और एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा था। तो अब सरकार ने इसको एसेट क्रिएशन से जोड़ा है, फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से जोड़ा है, तब फिर इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मीनिंगफुल हो सकता है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बजट के अंदर 1-2 नवाचार और भी जो किए गए हैं वो भी बहुत ही उल्लेखनीय है। सरकार ने मनरेगा के अंदर इतना ज्यादा एलोकेशन किया और फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ पे बहुत ही अच्छे से बैलेंस करते हुए किया, फिस्कल डेफिसिट 3.2 पर रखते हुए किया, यानी कि स्पेंडिंग को बढ़ाया है, जहां बढ़ाना चाहिए, जहां बढ़ा सकते थे वो वहां पे उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने 3.2 पे अपने आप को रोका है और ये भी संकेत दिया है कि अगले साल इसे 3% पर ही रोक दिया जाएगा। और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में एक कदम हो सकता था वो भी नवाचार प्रशंसनीय है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात सरकार ने की है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी लाने में और भी अच्छा कदम होगा। जी चलिए, भरत खत्री हमारे साथ में है, आम आदमी पार्टी नेता। भरत जी, आप यूथ भी हैं, यूथ के नजरिए से देखिए बजट को, क्योंकि गवर्नमेंट का दावा भी है और कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई देती हैं जिसके लिए कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा मोटिवेशन है यूथ के लिए। ये पूरे बजट में कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया कि यूथ के लिए अलग से कोई घोषणा की गई हो, या पूरे बजट में ऐसी कोई घोषणा ही नजर नहीं आ रही है जो आप कहें कि तो समझ में आता है घोषणा नहीं की। आप ये देखिए कि बजट में इतना संक्षिप्त था, कुछ कहने के लिए नहीं था, इसलिए इन्होंने ये जो राजनीतिक पार्टियों के चंदे वाली बात या कैश लिमिट की बात है जो भी है वो भी इसी बजट में ही डाल दी। तो उनको भी पता है कि हमारे पास सब कुछ कहने के लिए नहीं है। रेल बजट और आम बजट को मिलाने के बाद भी पूरे बजट में कुछ भी ऐसा नया सा अलग सा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है जिसपे कोई चर्चा हो सके या जिसपे कुछ बातचीत हो सके। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए कि हम ये देखते हैं 3 साल होने को आए हैं सरकार को, होने वाले 3 साल, और जैसा कि दावा करती है भाजपा सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 60 सालों में देश को बहुत लूटा है और बहुत ज्यादा लूटा है। हजारों करोड़ रुपए इन्होंने अपनी जेबें भर ली है और नोटबंदी से भी इनको तकलीफ हुई है क्योंकि इनका जो है काली कमाई बंद हो गई है। तो बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने जब इस तरह की बातें की तो डेफिनेटली वो ये भी मानते हैं कि वो एक ईमानदार सरकार चला रहे हैं, उनके मंत्री ईमानदार है, वो ईमानदार है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि 3 साल में जो भ्रष्टाचार से पैसा बचा ही होगा, क्योंकि
लगभग ये तो एक ही दावा करते हैं कि आधा पैसा तो जो है भ्रष्टाचार में चला जाता था कांग्रेस की सरकार में, तो जो वो पैसा बच रहा है और उसके अलावा उस पैसा बचने के अलावा जो नए टैक्स इंपोज किए गए थे, जैसे अभी चर्चा चल रही थी क्रूड ऑयल की, तो 11 रुपया लगभग 10 या 11 रुपया एक्साइज ड्यूटी 1 लीटर पेट्रोल पे बढ़ा है। वो इतने टाइम से वो कलेक्शन हो रहा है सरकार का, तो वो जो जमा हो रहा है उनके खातों में, एक तो वो टैक्स जमा हो रहा है, दूसरा प्रधानमंत्री जी क्योंकि बहुत ईमानदार है, अपने आप को फकीर बताते हैं, उनका मंत्रिमंडल भी बहुत ईमानदार है, तो जो पैसा बच भी रहा होगा, तो भी पैसा जमा भी हो रहा है, पैसा बच भी रहा है, तो भी फिस्कल डेफिशिएट में एक बड़ी कमी तो नजर आती कहीं, तो वो पैसा जहां कर रहा है, अगर आप अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नजर आना चाहिए जमीन पे। वो पैसा आपने कहीं योजनाओं पे खर्च भी नहीं किया, ना तो हमें कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नजर आया है, तो उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ इसमें ऐसा मान लीजिए कि कांग्रेस। चलिए मैं आऊंगा, अल्पना जी कुछ कहना चाह रही हैं। योगेंद्र जी, जो अभी आप ये कह रहे थे कि इस बजट में दोनों बजट, रेल बजट और आम बजट मिलाने के बावजूद ये बजट बहुत छोटा है, तो मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी, जीएसटी रोल आउट होने के बाद ही प्रॉपर पूरा डिटेल्ड बजट होगा, क्योंकि इस बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके कोई भी बात नहीं की गई है। कई सारी डिटेलिंग जो है वो जीएसटी के रोल आउट होने के बाद होगी, इसलिए ये बजट छोटा है। और दूसरी बात यह है कि यूथ अगर हम कहें तो बजट में ऐसा नहीं किया जाता है कि यूथ के लिए अलग कोई चैप्टर हो, महिलाओं के लिए अलग हो। यूथ एम्प्लॉयमेंट, यूथ को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग की इतनी बात की गई है, मनरेगा की इतनी बात की गई है, तो उन सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी जो स्पेंडिंग है उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जो यूथ के लिए ही होगा। नहीं, इसमें एक यूथ के लिए आपका हायर सेकेंडरी लेवल का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एक इनोवेशन फंड बनाने की बात सरकार ने कही है कि जिससे उस लेवल के जो विद्यार्थी हैं उन पे भी इनोवेशन की जो भूमिका है, जो प्रवृत्ति है उसको बढ़े। एक हायर एजुकेशन में भी कई चेंजेस की बात की। बिल्कुल, एक एग्जाम के लिए अलग से बॉडी, 5000 पीजी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सीटों में इजाफा किया है। इनोवेशन स्टार्टअप के लिए जो टैक्स की पॉलिसी में कुछ रिलैक्सेशन दिया है, वो भी यूथ के काम का है, उसमें भी जो स्टार्टअप वाले सब नए लोग आते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, यूथ पे थोड़ा कंसंट्रेशन तो है, लेकिन फुल फ्लेज ऐसा कोई नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर जरूर है। जी, ये माना जा सकता है कि 3 साल बाद में पब्लिक ओरिएंटेड ये बजट कहा जा सकता है कि काफी एक समग्र जो बजट है, सबका नजरिया जो ये कहा जा सके कि हाँ सबका नजर रखा है इस पे बजट पे कि सभी तबकों को छूने की कोशिश की है। योगेंद्र जी, अभी क्या है कि इस बार हमको नोटबंदी के कारण में हमारी अपेक्षाएं बहुत थी। बिल्कुल, जो हालात इससे हुए हैं, इसके जो साइड इफेक्ट हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो कोई भी सरकार दुनिया में मेरे ख्याल से कहीं का भी एग्जाम्पल नहीं है कि ऐसे बेरोजगारी को कोई एक दिन में कोई भी पॉलिसी लाके रोक दे। उसका एक ही तरीका है कि आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको आप अलाउंस दे दीजिए, जैसा अमेरिका में होता है। तो ठीक है, हम रोजगार पैदा नहीं कर सकते तो उसको 5000 रुपया महीना हम अलाउंस देंगे, जिससे इसका मिनिमम नीड पूरी हो। तो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भी बात पहले चली थी, वो नहीं आई इस बार। लेकिन अल्टीमेटली ये सब चीजें हमने जो जिस अमेरिकन कैपिटलिज्म के सिस्टम को अडॉप्ट किया है, उसमें अल्टीमेटली यही होना है कि पेंशन सोसाइटी का निर्माण हो। जिसको नहीं हो, अब सरकार क्या करे, फ्री इकोनॉमी सिस्टम है, कैपिटलिज्म को आपने अडॉप्ट कर लिया, जो मार्केट में परफॉर्म करेगा वो पैसे को ले जाएगा, उसको रोक नहीं सकते। तो सरकार ये है कि जो गलत तरीके से हो रहा है उसको वीड आउट कर सकती है। जैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म है, ये बहुत अच्छा है कि ये कह लीजिए 2000 रुपए कैसे आज तक कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत तो की है उन्होंने कि भाई चलो अब अपने आप जो लोग हैं दूसरे उनके आरटीआई में जानकारी लेंगे, उनके खिलाफ केस करेंगे, तो चलो एक कम से कम वो सिस्टम की बिल्कुल एक शुरुआत तो हुई है, जो हम बहुत सालों से अपेक्षा थी कि ऐसा होना चाहिए। ये राजनेता खा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वाले, अभी मायावती ने 100 करोड़ से ज्यादा जमा कराए, उस पर कई क्वेश्चन मार्क थे। तो मेरा ये कहना है कि कुछ अच्छी चीजें भी है बजट में, लैंडमार्क प्रोविजन भी है। तो सरकार के उस कदम के लिए भी एक पहला स्टेप कहा जा सकता है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। धार्मिक जितने इंस्टीट्यूशन है वहां पे कितनी बंदी होती है वो हम जानते हैं, उसमें भी कर दिया कि भाई 2000 रुपए से ज्यादा आप कैश में चंदा उनको नहीं दे सकते, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। वो कम से कम पैसा डाइवर्ट होकर प्रोडक्टिव यूज में तो लगेगा। अब उसका यही है कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, तो उसके लिए मेरा ये मानना है कि कोई मोदी जी या जेटली जी तो आके इम्प्लीमेंटेशन करा नहीं सकते। वो हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि हम सोसाइटी लेवल पे ऐसे टास्क फोर्स कैसे बनाएं और इन सब योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉनिटरिंग हो सके। चले, एक बजट को ये कहा जा सकता है कि जैसे नरेंद्र मोदी खुद भी कह चुके हैं कि दाल से डेटा तक का बजट है, यानी कि रसोई की जरूरतों से लेकर के और
आधुनिकता की जो हम एक फिक्र कर रहे हैं वहां तक का बजट है। चलिए हम पैनल को जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जनवरी 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। ऐसे 500 शहरों में जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। शहरों की रैंकिंग होगी, आधार होगा स्वच्छता। 20% नंबर होंगे इस बात के कि आपके घर से जो कचरा इकट्ठा होता है उसका निपटान कैसे हो।